हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजी स्टडी क्लासेस। और आज हम करेंगे पार्ट 8 ऑफ आवर रिवीजन लेक्चर सीरीज, तो जिसके अंदर मैं आपको कंप्लीट चैप्टर को अगले 15 मिनट के अंदर विद डिटेल एमसीक्यूज के साथ समझा दूंगा। तो इससे जो पहले के पार्ट्स हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और प्लेलिस्ट में जाकर भी आप चेक कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। चैप्टर का नाम है हमारा डेफिसिट एंड एक्सेस डिमांड प्रॉब्लम्स। चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि व्हेन प्रोड्यूसर इज प्लान्ड फॉर $100 बिलियन आउटपुट। देखो, प्रोड्यूसर ने कितना प्लान किया? $100 बिलियन की आउटपुट, मतलब वो $100 बिलियन गुड्स प्रोड्यूस करेगा। बट जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर थी वो लोगों के द्वारा, वो कितना था? सिर्फ $80 बिलियन। तो इसको हम क्या बोलेंगे? देन इट इज कॉल्ड एज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम या अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। देखो, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की क्या हो, इक्वल हो। तो ये दो केसेस में पॉसिबल हो सकता है। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी हो सकता है और अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी हो सकता है। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ कि जितना प्रोड्यूसर ने प्लान किया था, प्रोड्यूसर ने प्लान कितना किया था? $100 बिलियन, और लोगों ने भी $100 बिलियन प्लान ही क्या किया था? एक्सपेंडिचर प्लान किया था। तो इट मींस कि जितना प्रोड्यूसर ने प्लान किया था, देखो प्रोड्यूसर प्लान करेगा तो वो किस हिसाब से करेगा? जिसमें उसके पास जितने भी लोग हैं सबको क्या मिल जाए? एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, ठीक है ना? तभी प्लान करेगा, और लोगों ने भी इतना प्लान कर रखा था। इट मींस इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है और फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। लेकिन जब प्रोड्यूसर तो $100 बिलियन प्लान कर रहा है, लेकिन और जो लोग हैं वो सिर्फ $80 बिलियन का ही खर्चा प्लान कर रहे हैं, ठीक है ना? तो इस केस के अंदर क्या हुआ? इक्विलिब्रियम तो होगा, क्योंकि अगर $80 बिलियन का माल की डिमांड की जा रही है तो प्रोड्यूसर तो $80 बिलियन माल बना देगा, लेकिन क्या सभी लोगों को नौकरी मिल पाएगी? नहीं। तो ये सिचुएशन कौन सी होगी? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो याद रखना, इक्विलिब्रियम दोनों केसेस में होगा, फुल में भी होगा, अंडर में भी होगा। लेकिन अंडर में कुछ लोग क्या हो जाएंगे? बेरोजगार रह जाएंगे। चलो, तो नेक्स्ट क्या है कि व्हेन ऑल द पर्सन who willings to get work are getting work, then AD is equal to AS is called। देखो, जब सारे लोग जो चाहते हैं और उनको काम भी मिल रहा है, तब AD is equal to AS है। तो वो कौन सा होगा? तब होगा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, क्योंकि जितने लोग काम करना चाहते हैं उन सबको काम भी मिल रहा है। तो इट मींस इकोनॉमी इज इन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर लोग चाहते काम करना लेकिन उन्हें काम ना मिलता, फिर भी AD is equal to AS है, तो इट इज कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। चलो, नेक्स्ट है हमारे पास कि फुल एम्प्लॉयमेंट मींस, देखो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? वो लोग या पूरे देश में मतलब सभी लोगों के पास क्या एम्प्लॉयमेंट है? नहीं। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि जो लोग एक्चुअल में काम करना चाहते हैं उनके पास काम है, लेकिन स्टिल जीरो अनएम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन नहीं होती। तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब कभी ऐसा नहीं है कि जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, हमेशा एक नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती ही करती है। क्या करती है? नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ बेरोजगारी तो रहेगी ही रहेगी। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं। ऑल एम्प्लॉयड हु विलिंग टू गेट वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट। देखो, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होगा? जो लोग काम करना चाहते हैं उनको काम मिल रहा है। लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब कभी भी जीरो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, क्योंकि हमेशा एक नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रहता है किसके अंदर? इकोनॉमी के अंदर। और ये किसकी वजह से होता है? ये होता है या तो फ्रिक्शनल चेंजेस की वजह से या स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से, ठीक है ना? देखो, दो टाइप जो नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट है, जो मतलब रहती इकोनॉमी के अंदर, वो दो टाइप की होती है। एक होती है फ्रिक्शनल और एक होती है स्ट्रक्चरल। देखो, फ्रिक्शनल का मतलब क्या होता है? मान लो लेबर की शॉर्टेज होगी, रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा उस टाइम पे, या सीजन का टाइम है, तो उस टाइम पे जो लेबर होती है वो कुछ टाइम के लिए अनएम्प्लॉयड रहती है कि नहीं रहती? या मान लो किसी ने जॉब छोड़ दी और दूसरी जॉब की तलाश कर रहा है, वो तो उस पीरियड के दौरान जब वो नौकरी को ढूंढ रहा है तब वो क्या है? बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयड है। तो दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल। तो ये तो हमेशा रहेगी इकोनॉमी के अंदर, लोग जॉब को शिफ्ट करते रहते हैं। देखो, स्ट्रक्चरल मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होगा कि जब जॉब करने की स्ट्रक्चर ही चेंज होगी। मींस जिस चीज का काम आपको आता था ना, उसकी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, तो अब आपको दूसरी टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए भी तो टाइम लगेगा ना। तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा ही रहेगा। तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब कभी भी जीरो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता।
चलो, तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अक्कर, देखो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होगा, या तो फ्रिक्शनल की वजह से या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, वॉलंटरी अनवॉलंटरी की वजह से नहीं होता। वॉलंटरी क्या होता है, जो अपनी इच्छा से बेरोजगार होते हैं, तो वो तो हम एम्प्लॉयमेंट की बात के अंदर करते ही नहीं, ठीक है ना। और इनवॉलंटरी जो करना चाहते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा, तो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट ही एक्चुअल में अनएम्प्लॉयमेंट होती है। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट विल बी ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड प्लान्ड इज अ सिचुएशन ऑफ, देखो एग्रीगेट डिमांड जो थी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर वो ज्यादा थी, किससे, जो एग्रीगेट डिमांड लोगों ने एक्चुअल में प्लान करी, मतलब लोगों ने प्लान करी कम और फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर डिमांड क्या थी, ज्यादा हो सकती थी। तो इट मींस ये कौन सी सिचुएशन है, ये सिचुएशन है डेफिसिट डिमांड की, मतलब प्लानिंग तो सिर्फ 80 करोड़ की करी, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट पे कितनी हो सकती थी, 100 करोड़ डिमांड भी अगर होती तो वो पूरी हो जाती। तो इट मीन सिचुएशन कौन सी है, डेफिसिट डिमांड। इस चीज को याद रखना, एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब वो डिमांड जब फुल एम्प्लॉयमेंट हो इकोनॉमी के अंदर वो ज्यादा है प्लान से, तो इट मीन डिमांड कम है इकोनॉमी के अंदर। विच ऑफ दिस इज नॉट द कॉज ऑफ डेफिसिट डिमांड, इनमें से कौन सा कारण नहीं है डिमांड के कम होने का। देखो इंक्रीज इन इंपोर्ट्स, यस हम बाहर से इंपोर्ट्स कर रहे हैं, मतलब हमारे देश में तो डिमांड कम होगी, ये तो कारण है। एक्सपोर्ट्स हमारे देश में कम हो गई, ये भी कारण है। एमपीसी इज इंक्रीजिंग, देखो हमारा एमपीसी मतलब हम लोग एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रहे हैं, खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, क्या ये डेफिसिट डिमांड का कारण है, नहीं ये तो नहीं है, ठीक है ना। एंड एमपीएस इज इंक्रीजिंग, तो एमपीएस मतलब मार्जिनल प्रोफिट, लोग सेविंग्स ज्यादा कर रहे हैं, तो ये कॉज है, यस ये कॉज है। तो हमारा आंसर क्या होगा, एमपीसीज। तो लोग अगर ज्यादा खर्चा करेंगे ना तो डिमांड बढ़ेगी, कम नहीं होगी, ठीक है। तो एमपीसी इज इंक्रीजिंग इन नॉट द कॉज ऑफ डेफिसिट डिमांड। देखो व्हाट आर द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ डेफिसिट डिमांड, डेफिसिट डिमांड मतलब क्या होती है कि जितनी प्लान्ड डिमांड थी और जितनी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हो सकती थी उतनी नहीं है। मींस कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर डिमांड 100 करोड़ बिलियन डॉलर की हो सकती थी, 100 बिलियन डॉलर की हो सकती थी, लेकिन है सिर्फ प्लान्ड कितनी है, सिर्फ 80 है। मतलब इकोनॉमी में क्या है, डिमांड की कमी है, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर को क्या करना पड़ेगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम स्ट्रक करना पड़ेगा, कुछ लोग बेरोजगार रह जाएंगे, यस इट इज अ पॉसिबल। देखो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कैसे बनेगा, एक मिनट, देखो ये क्या है हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई और ये क्या है एग्रीगेट डिमांड और ये क्या है प्लान्ड डिमांड, लेकिन एक्चुअल में फुल एम्प्लॉयमेंट पे इतनी हो सकती थी, तो ये है फुल एम्प्लॉयमेंट, दैट इज कॉल्ड डेफिसिट डिमांड। और इसी से क्या बनेगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट, यानी इतने लोग क्या रह जाएंगे, बेरोजगार रह जाएंगे, ठीक है ना। तो ये एग्रीगेट डिमांड कौन से वाला है, ये है प्लान्ड वाला, और ये कौन सा है, ये है फुल एम्प्लॉयमेंट वाला। देखो डिफ्लेशन आ जाएगा इकोनॉमी के अंदर, यस डिफ्लेशन क्यों होगा, क्योंकि सप्लाई ज्यादा है लेकिन डिमांड नहीं है, तो इकोनॉमी में प्राइसेस क्या हो जाएंगे, कम। अनडिजायर्ड स्टॉक, यस बहुत सारा सामान बचा पड़ा रह जाएगा, तो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास कि व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सेस डिमांड, कि ज्यादा डिमांड के क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे। अगर डिमांड क्या है, ज्यादा है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये है एग्रीगेट सप्लाई और ये है एग्रीगेट डिमांड, ये किसके ऊपर है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर है, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर आप इतनी डिमांड करोगे तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम के अंदर होगी, लेकिन एक्चुअल में डिमांड क्या हो रही है, जो प्लान डिमांड थी वो क्या है, वो है ज्यादा। इट मींस ये जो है ये क्या है, एक्सेस डिमांड, और इससे क्या होगा इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन होगा, यस। देखो नो चेंज इन जीडीपी, जीडीपी पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, फुल मैक्सिमम डिमांड आप कितनी कर सकते हो उतनी कर सकते हो, लेकिन डिमांड ज्यादा है तो प्रोडक्शन तो बढ़ने नहीं वाली, क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। जीडीपी क्या रहेगी, स्टैटिक रहेगी। वेजेस प्राइस स्पाइरल होगा, होगा मतलब डिमांड ज्यादा है तो उसको पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेजेस बढ़ानी पड़ेगी प्रोड्यूसर को, और वेजेस बढ़ेंगी तो उससे चीजों के प्राइसेस भी क्या होंगे, बढ़ेंगे, तो वेजेस प्राइस स्पाइरल होगा, तो ऑल ऑफ द इज द आंसर। देखो प्राइसेस ऑफ कमोडिटी इज राइज व्हेन, मतलब प्राइस कब बढ़ेंगे चीज के, जब क्या होगा, देयर इज एक्सेस सप्लाई इन द इकोनॉमी। देखो सप्लाई ज्यादा है, डिमांड नहीं है, तो क्या प्राइसेस बढ़ेंगे, नहीं कम होंगे। डिमांड इज इंक्रीज्ड आफ्टर अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, देखो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम था, जो ये ऐसा इक्विलिब्रियम था एडी, ठीक है ना, और ये एस था, और फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब डिमांड फिर बढ़ गई, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड क्या होगी, बढ़ गई, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तक ही बढ़ी है, तो क्या प्राइसेस बढ़ाए जाएंगे, नहीं बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम चल रहा है, ठीक है ना। डिमांड इज डिक्रीज आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हुआ और उसके बाद डिमांड कम होगी, तो इट मींस क्या प्राइसेस बढ़ेंगे, नहीं बढ़ा सकते,
डिमांड इज इंक्रीज आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट। देखो क्या हुआ, डिमांड बढ़ गई, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहां पर आ रहा था, ये था फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, लेकिन डिमांड उससे क्या थी, ज्यादा थी। तो इसी वजह से इकोनॉमी में क्या होगा, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, क्योंकि लोगों के पास पूरी नौकरी है, जो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं, स्टिल डिमांड बढ़ रही है, तो इकोनॉमी में प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो आंसर इज डी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट इन देयर बजट टू ब्रिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी इज कॉल्ड। देखो जो सरकार बजट के अंदर पॉलिसीज अपनाती है ना, उसको हम बजटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी भी बोलते हैं, और जो आरबीआई अपनाता है इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए, दैट इज कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी। तो इसका आंसर क्या है, बोथ बी एंड सी। देखो मोटिव ऑफ फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी इज डिफरेंट। देखो फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों के मोटिव डिफरेंट है नहीं, चाहे फिस्कल पॉलिसी है चाहे मॉनेटरी पॉलिसी है, दोनों का मेन मोटिव क्या है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो इनके जो मोटिव है वो डिफरेंट नहीं है, हाँ थोड़े से चेंजेस हो सकते हैं लेकिन अलग अलग नहीं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट गलत है। ऑफ दिस इज नॉट द फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें से कौन सी सरकार की फिस्कल पॉलिसी नहीं है, इंक्रीजेस टैक्सेस टू कर्ब इन्फ्लेशन। देखो टैक्सेस को बढ़ाना ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल जाए, ये तो सरकार ही करेगी, आरबीआई तो करेगी नहीं। इंक्रीजेस देयर एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडी टू कर्ब डिफ्लेशन। यस सरकार अपने खर्चे सब्सिडीज के ऊपर क्या कर देगी, बढ़ा देगी, ताकि डिफ्लेशन जो इकोनॉमी में बिल्कुल भी डिमांड नहीं है उसको कम किया जा सके। यस ये भी सरकार करेगी फिस्कल पॉलिसी के अंदर। बोरिंग फ्रॉम पब्लिक, सरकार लोगों से बोरो करना शुरू कर देगी ताकि इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो सके और इकोनॉमी को इन्फ्लेशन से बचाया जा सके। यस ये भी होगा। मोरल प्रेशर एक्सर्टेड बाय आरबीआई। देखो आरबीआई जो प्रेशर डाल रहा है कमर्शियल बैंक के ऊपर, वो क्या फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है, नहीं है। तो आंसर इज टी। फॉर इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। देखो एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी है सरकार को, गवर्नमेंट इन द बजट डू विच मेजर टू इंक्रीज इट। सरकार क्या करेगी, इंक्रीजेस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। सरकार एक्सपेंडिचर करेगी किसके ऊपर, एजुकेशन के ऊपर। देखो बेसिकली सरकार खर्चा करेगी, खर्चा करेगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर ऑटोमेटिकली लोगों को बहुत ज्यादा क्या देगा, काम देगा, इंप्लॉयमेंट बढ़ेगी। टैक्सेस कम किए जाएंगे, यस तब भी लोगों के पास क्या होगा, पैसा बचेगा, पैसा लोगों के पास बचेगा तो वो खर्चा ज्यादा करेंगे, जिससे डिमांड क्रिएट होगी, इकोनॉमी में इंप्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट होगी। इंक्रीज बोरिंग फ्रॉम आरबीआई। यस सरकार आरबीआई से लोन लेकर इकोनॉमी में खर्चेगी, जिससे इकोनॉमी के अंदर ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड क्रिएट की जा सकेगी। तो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। चलो तो ये थे हमारे पास इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।